हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंट हॉफ फैक्टर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, राइट। लेकिन उससे पहले 2-3 मिनट लगेंगे। हमने जो पहले वाला लेक्चर देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हमने उसका डेरिवेशन देखा था, राइट, तो हमने मॉलिक्यूलर मास तक सॉल्यूट का नहीं देखा था, वहाँ तक डिराइव नहीं किया था। तो 2-3 मिनट लगेंगे, पहले हम वो डिराइव कर लेते हैं, राइट। फिर हम जल्दी से, हमने यहां तक कर लिया था पाई वी इज इक्वल्स टू एन एस टी। एन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिखते हैं? W2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट, ऑफ सॉल्यूट। देखो, हमें मॉलिक्यूलर मास का एक्सप्रेशन निकालना था, ये नहीं निकाला था। पाई वी इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 ST, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास का क्या आ जाएगा? W2 ST अपॉन पाई वी। ये एक्सप्रेशन है फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। और ये क्या है? मोलर, ये क्या है? W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। वॉल्यूम पता है हमें, वॉल्यूम सॉल्यूशन का इन लीटर्स। दिस इज टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहेगा, दिस इज सॉल्यूशन कांस्टेंट, राइट। और ये हमने, ये इससे हम क्या निकालते हैं? इससे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं प्रोटीन्स का, राइट, बायोमॉलिक्यूल्स का, बायोमॉलिक्यूल्स का। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं? वो दे आर अनस्टेबल, राइट। तो क्या करते हैं हम? जो ऑस्मोसिस करते हैं, ऑस्मोसिस में हम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर रखते हैं, इसमें टेम्परेचर बढ़ाते नहीं है, राइट। तो बायोमॉलिक्यूल्स को हम इजीली इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। टेम्परेचर हमें बढ़ाना नहीं है, इसमें रूम टेम्परेचर रखना है। बायोमॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं, राइट। सो वी कैन यूज ऑस्मोटिक प्रेशर टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स, राइट, विच आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। और ये हमने पाई वी हमने लिया था, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टी, राइट। पाई इज इक्वल्स टू SCT। ये जो आ गया था, ये आया था, जो ये कहां से आया था? हमने एक चीज पढ़ी थी, वेंट हॉफ डाइल्यूट, वेंट हॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेंट हॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या कहती थी? कि जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, दे एक्ट लाइक गैस पार्टिकल्स, राइट। अगर किसी कंटेनर में गैस है, राइट, जब ये इसकी वॉल से स्ट्राइक करती है, ये गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या करता है? जब ये गैस मॉलिक्यूल्स इससे स्ट्राइक करेंगे तो ये प्रेशर डेवलप करते हैं। इसी तरीके से जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, राइट, और सॉल्यूशन में यहाँ पे अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये सॉल्यूट जब इससे स्ट्राइक करेगा, राइट, इसमें जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जब ये इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से टकराएंगे तो ये प्रेशर डेवलप करेंगे, राइट। सो जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, या जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, राइट। सो ये वेंट हॉफ थ्योरी डाइल्यूट सॉल्यूशन से याद रखना। अब हम आ जाते हैं मोलर मासेस पे, एबनॉर्मल मोलर मासेस, सॉरी, राइट। सो एबनॉर्मल मोलर मासेस में इसको हमें वेंट हॉफ फैक्टर के साथ पढ़ना है। देखिए, एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर, इसको हम डिनोट करते हैं I से, वेंट हॉफ फैक्टर। देखिए, अभी तक जो भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें मैंने आपको बताया था जो हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन में, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, राइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट नहीं होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इनको जब हम डालते हैं सॉल्यूशन में, वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, राइट। अगर आप 1 मोल ले रहे हो सोडियम क्लोराइड का, जब पानी में डालोगे उसको, तो 1 मोल सोडियम का बन जाएगा और 1 मोल क्लोराइड का बन जाएगा, तो टोटल 2 मोल्स हो गए, राइट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बेंजोइक एसिड लेता हूँ, उसको मैं बेंजीन में डालता हूँ, या एसिटिक एसिड लेता हूँ, उसको बेंजीन में डालता हूँ, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड बेंजीन में जाकर के
डाइमराइज हो जाते हैं, राइट। डाइमराइज मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब आपस में जाके एसोसिएट हो जाएंगे सॉल्यूशन में जाके बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये क्या होता है, एसोसिएशन। सो एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, राइट। और हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली रिलेटेड होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घटेंगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम जल्दी से देखते हैं, राइट। सो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा, मैंने कहा जब हम सोडियम क्लोराइड डालेंगे पानी में, राइट, इसका मास क्या होगा, सोडियम प्लस क्लोराइड का मास, राइट। इसको जब पानी में डालेंगे ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में टूट जाएगा। अब मास किसका होगा, सोडियम का और क्लोराइड का। पहले एक पार्टिकल लिया था, ये दो पार्टिकल में टूट गया, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका डिसोसिएशन, राइट। ये हो गया आपका डिसोसिएशन। और मोलर मास क्या हो जाएगा इसमें, मोलर मास जो एक्सपेरिमेंटल होगा, जो ऑब्जर्व्ड होगा, वो क्या होगा, डबल हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि ये पार्टिकल टूट गया है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से जब हमने एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लिए थे, राइट, एसिटिक एसिड के मान लो 2 मोल्स लिए थे, मान लो 4 मोल्स लिए थे हमने एसिटिक एसिड के। जब हमने इसको बेंजीन में डाला तो बेंजीन में डालने पे क्या होता है, जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। 2 पार्टिकल एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, राइट। ऐसे इसके जो 2 पार्टिकल्स हैं ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे और ये क्या बना लेते हैं, ये डाइमर बोलते हैं इसको, राइट, 1 बिग पार्टिकल, राइट। अगर मैं 4 मोल्स लेता हूं एसिटिक एसिड के तो सॉल्यूशन में जाके ये 2 ही रह जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे। क्यों, ड्यू टू एसोसिएशन, 2 जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो 4 2 हो जाएंगे। यहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुआ यहाँ पे, रिड्यूस्ड, राइट, हाफ हो गया। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास क्या हो रहा है, जब 2 पार्टिकल जुड़ जा रहे हैं तो मोलर मास क्या हो जाएगा, और जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा वो आपका डबल आएगा। मोलर मास क्या हो जाएगा, डबल, राइट। तो ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो एक ही एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल था, हमें पता था, लेकिन जब हमने उसको बेंजोइक एसिड में डाला तो वो एसोसिएट होकर के उन्हें एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, और जब हमने कैलकुलेट किया मोलर मास तो वो आ गया डबल। तो ये एबनॉर्मल है। ऐसे ही यहाँ पे हमने नॉर्मल मास जो लिया था सोडियम क्लोराइड का लिया था, लेकिन जब हमने इसको पानी में डाला सोडियम और क्लोराइड आयंस में टूट गया, राइट। तो मोलर मास क्या हो गया, हाफ हो गया। तो एबनॉर्मल वाला क्या हो गया, हाफ हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, राइट, रिड्यूस्ड, डिक्रीज हो गए, यहाँ पे इंक्रीज हो गए। ये सब याद रखना। अभी हम वेंट हॉफ फैक्टर देखेंगे। सो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, जब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन तो हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो अब हम देखते हैं एक वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर क्या है, वेंट हॉफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, राइट। इसकी वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट, अपॉन
नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने अभी ऊपर बात कर, राइट। नॉर्मल वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्मल वैल्यू, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। सो आई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, 2 पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, 2 पार्टिकल्स, राइट। नॉर्मल कितना था, हमने एक ही पार्टिकल लिया था। ऐसे ही इसमें हम मोलर मास भी लिख सकते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ऐसी अगर मैं मान लो कैल्शियम क्लोराइड ले लेता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड एक कैल्शियम आयन बनाएगा प्लस 2 क्लोराइड आयन बनाएगा, तो 3 आयन्स हो गए। एक पार्टिकल लिया था मैंने, 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गए। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, ऑब्जर्व कितने हैं, 3 पार्टिकल्स, ओरिजिनल कितना था, 1। तो आई की वैल्यू, ये था डिसोसिएशन का केस। आई की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में हमेशा 1 रहेगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ये याद रखना। अब आ जाते हैं हम एसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस हो जाते हैं। हमने यहाँ पे 4 पार्टिकल्स लिए थे, 2 हो गए थे। ऑब्जर्व 2 हो गए, ओरिजिनल 4 थे, कितना हो गया, हाफ। ऐसे आप कोई भी एसोसिएशन का केस लोगे, उसमें आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये पूछा गया है क्वेश्चन में, नीट क्वेश्चन में किसी। आई की वैल्यू एसोसिएशन के केस में क्या होती है, डिसोसिएशन के केस में क्या होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास, हम आई को मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, राइट। इसको हम देखिए, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली रिलेटेड होती है नंबर ऑफ पार्टिकल से, राइट, और इनवर्सली रिलेटेड होती है मोलर मासेस से, राइट। सो आई की वैल्यू होगी, अब देखिए थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर घटेंगे, राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे घटे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घट जाएंगी, लेकिन मोलर मास बढ़ गया, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब घट रही है तो मोलर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। ऊपर वाला डिसोसिएशन का केस देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो रही थी, राइट, लेकिन मोलर मास क्या हो रहा था, हाफ हो जा रहा था, राइट, या कम हो जा रहा था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा इनवर्सली रिलेटेड होती है मोलर मास से। तो अगर हम आई फैक्टर, अगर हमें मोलर मास के टर्म्स में लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये होगा। ऑब्जर्व्ड मास को हम MO से डिनोट करते हैं, राइट। और कैलकुलेटेड, जो हमने जैसे सोडियम क्लोराइड का कैलकुलेट किया, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, या इसको हम कैलकुलेटेड भी बोलते हैं, कैलकुलेटेड मास, MC। सो I इज इक्वल्स टू MC अपॉन MO in terms of molecular mass, right? I hope this is clear. अब हम देखेंगे, अब हमें परसेंटेज, अच्छा एक और चीज, अब देखिए हमें पता लग गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्योंकि यहाँ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अब देखिए जितने भी हमने एक्सप्रेशन निकाले थे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, वो क्या थे, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या था, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलारिटी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में क्या निकाला था हमने, KF मोलारिटी, और पाई V इज इक्वल्स टू NST, ये निकाला था, राइट। अब देखिए इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, हमें इस वाले टर्म को, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को वेंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ या घट रही है, वो आई फैक्टर भी उसी तरह से बढ़ या घट रहा है।
राइट। तो आई की वैल्यू जो होगी उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई डॉट KBM, राइट। इस वाले केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई डॉट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट m, KF क्या होता था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और डेल्टा V इज इक्वल्स टू आई NST। ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वेन हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, ऑस्मोटिक प्रेशर और इसको मिला करके, डिसोसिएशन वाला केस मिला करके 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। फिर उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पूछी गई थी। देखते हैं, हम पहले इस टॉपिक को पूरा करते हैं, फिर वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, राइट। आई फैक्टर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को ही डिटरमिन करने के काम आता है, वेन हॉफ फैक्टर, राइट। सो हम यहां पे लिखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले, फिर इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, राइट। अगर मान लो मैं कोई पार्टिकल, कोई इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, राइट। अगर मान लो मैं ए इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, ये डिसोसिएट होती है इनटू N1 B प्लस N2C, राइट, आगे जाती जाएगी, वेयर N1 प्लस N2 प्लस 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 इक्वल टू n नंबर ऑफ, ए जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट गया, राइट। ओरिजिनली हमने 1 लिया था, ए 1 मोल लिया अगर, राइट। जब ये डिसोसिएट हुआ, मान लिया जाता है इसकी अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। तो जब डिसोसिएट हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा और n अल्फा, राइट। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे आफ्टर, जब डिसोसिएट हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे आपके, देखिए इतने अनडिसोसिएटेड हैं और इतने डिसोसिएटेड हैं। ये डिसोसिएट हो रहा है इसमें, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो आपने 11th में पढ़ा था, ये उस पे है, राइट। 1 माइनस अल्फा इनटू दिस, सो 1 माइनस अल्फा प्लस ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करनी है, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, 1 प्लस अल्फा, राइट, 1 माइनस यहाँ से 1 n माइनस 1, राइट। ये हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड अपॉन जो आपने पहले लिया था पार्टिकल, कितना, 1 लिया था, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ टोटल मोल्स टेकन, ये आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हैं। कितने पार्टिकल्स हैं, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, राइट। ये हो गया, राइट, ये आ गया। और ये क्या है, राइट, ये आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो ये क्या था आपका, अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला, और ये था आपका, सॉरी ये था आपका आई, सॉरी ये था आपका आई,
आई इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल, जो हम पहले कर रहे थे, राइट। ये आई है, ये आई निकाल रहे हैं, राइट। तो देखिए हमने इसमें क्या किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा थी, राइट। तो एन अल्फा पार्टिकल्स टूटे, तो 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स, ये डिसोसिएटेड पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, दिस प्लस दिस, ये आ गया। अब हम आई की वैल्यू निकालेंगे वेन हॉफ फैक्टर की, जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड इतने हैं, टोटल नंबर इतने हैं, राइट। तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू ले लेंगे, राइट। अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो ये हो जाएगी आई माइनस वन, ये हो जाएगी आई माइनस वन अल्फा की वैल्यू, राइट। आई माइनस वन एन माइनस वन, राइट। ये किस केस में है, ये डिसोसिएशन के केस में है, राइट। और हमने आई एक और चीज के टर्म्स में देखा था, मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में क्या होता है, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड, राइट। तो हम आई की वैल्यू, आई की ये वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे, आई की ये mc अपॉन mo, अगर हमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में निकालना है, तो आई की वैल्यू हम mc अपॉन mb, हमने पीछे भी देखा था, उसको हम यहां पे रख देंगे, आई की जगह रख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां पे रखोगे आप इसको, ये क्या हो जाएगा, mc माइनस mo डिवाइडेड बाय mo n माइनस वन, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। अब जल्दी से देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। राइट, सिंपल फॉर्मूले हैं ये, आई होप ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। इसमें क्या होता था डिग्री ऑफ एसोसिएशन में, मैंने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए, मोल्स लिए, कुछ बेंजीन में डाले, उसमें जाके क्या हुआ, जुड़ गए मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए, राइट। तो अगर मैंने Na मॉलिक्यूल्स लिए तो ये An मॉलिक्यूल्स बन गए, राइट। तो यहां पे भी हम वैसे ही करेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, राइट। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा से डिनोट करेंगे, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, राइट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो आपने लिया। अब कितने एसोसिएट हुए, मान लो अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो हम यहां पे लिखेंगे, हमने ओरिजिनली n लिए, तो अल्फा कितने हो गए, ये an कितना होगा, an होगा अल्फा अपॉन n, राइट। इतने हो जाएंगे, हाफ हो जाते हैं ना, हमने मतलब जितना भी पार्टिकल जुड़ रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे। अगर 4 2 में हो रहे थे ऐसे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स पहले, तो हाफ हो जा रहे थे, राइट। तो यहां पे भी अगर 2 जुड़ेंगे तो अल्फा अपॉन 2 हो जाएंगे, राइट। तो ये हमने शुरू में अगर 1 लिया था, ये हमने 1 लिया था, तो कितने हो जाएंगे, ए के मोल्स 1 माइनस अल्फा ए के, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम i की वैल्यू निकालेंगे, i की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड ये है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n डिवाइडेड बाय 1, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा हो जाएगा आपका n प्लस माइनस n अल्फा, n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा, राइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये सारा कैलकुलेट करके आपको आएगा 1 माइनस अल्फा n अपॉन n माइनस वन, n अपॉन n माइनस वन। इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, जब n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये सब, फिर यहां से हम अल्फा निकालेंगे तो ये मिलेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, राइट। फिर हम i इज इक्वल्स टू, यही वाला फॉर्मूला देके mc अपॉन mb,
राइट। आई इज इक्वल्स टू एम सी अपॉन एम बी, तो हम यहाँ पे आई की जगह हम वो वैल्यू रख देंगे, राइट। 1 माइनस, आई एम सॉरी, यहाँ पे 1 माइनस आई था, 1 माइनस आई एन अपॉन एन माइनस 1, राइट। दिस इज 1 माइनस आई एन अपॉन एन माइनस 1। तो यहाँ पे आई की जगह हम एम सी अपॉन एम बी रख देंगे, राइट। आई की जगह हम एम सी अपॉन एम बी रख देंगे, और फिर हम जैसे यहाँ पे हमने अल्फा कैलकुलेट किया, हम यहाँ पे भी अल्फा कैलकुलेट करेंगे। आई की वैल्यू इज एम सी अपॉन एम बी, अल्फा आ जाएगा आपका, देखो आई की वैल्यू जब एम सी अपॉन एम बी यहाँ पे रखोगे तो ये आएगा एम ओ माइनस एम सी, राइट, अपॉन एम बी, सॉरी एम ओ अपॉन एम ओ, ये ऐसे आ जाएगा एन अपॉन एन माइनस 1, ये एक्सप्रेशन आएगा। दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये इजी है, राइट। बस ये फॉर्मूले थोड़ा डिराइव कर लेना। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हम यहाँ पे लगा रहे हैं, फिर उसके बाद सिर्फ आई फैक्टर में वैल्यू रख रहे हैं, ऑब्जर्व अपॉन जो हमने ओरिजिनली लिए थे वही हम यहाँ कर रहे हैं, राइट। फिर हमने मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में निकालने के लिए, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड के टर्म्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आई की जगह एम सी अपॉन एम बी रख देंगे, जो हमें पता है कैसे आया था, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं जो आईआईटी में आया है 2014 में, राइट। आईआईटी 2014 में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आईआईटी 2014 में आया है। देखिए आपको 0.5 मोलर C2H5OH दिया है, राइट, और 0.1 मोलर मैग्नीशियम फॉस्फेट दिया है, राइट। 0.250 मोलर KBr दिया है, और 0.125 मोलर सोडियम फॉस्फेट दिया है, राइट, एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पे। हमें बताना है इनमें से किसका, सबसे पहला ऑप्शन दिया था सबका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, राइट। सेकंड है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट है, सेकंड है, थर्ड है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट है, राइट, और फोर्थ ऑप्शन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे हाईएस्ट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कॉन्सेंट्रेशन पे। ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C and T, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू SCT। कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसमें, S कांस्टेंट है, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन देखनी है। इथेनॉल तो डिसोसिएट होगा नहीं, ऐसा ही रहेगा, राइट। अब 0.100 अपने मैग्नीशियम फॉस्फेट लिया, ये 3 मैग्नीशियम आयंस देगा और 2 फॉस्फेट आयंस देगा, 5 हो गए, राइट। तो 5 इंटू 0.1, 0.5 मोलर मैग्नीशियम फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी ये 2 पार्टिकल्स देगा, तो 2 इंटू पोटेशियम और ब्रोमाइड आयंस, ये कितना है 0.5 मोलर, और ये कितना देगा, ये 4 पार्टिकल्स देगा, 3 सोडियम आयंस के और 1 फॉस्फेट का, 4 हो गए, 0.125 इंटू 4, ये भी हो गया 0.5 मोलर। सबकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबका सेम होगा, राइट। देखिए ये तो डिसोसिएट होगा नहीं, अगर मैं 0.1 मोलर कोई भी सॉल्ट लेता हूं, राइट, अब जब मैं उसको डिसोसिएट, अगर जैसे मैग्नीशियम फॉस्फेट है, 0.1 मोलर हमने इसका लिया, लेकिन जब हमने इसको पानी में डाला तो नॉर्मल बिहेव किया, इसने 3 मैग्नीशियम आयंस दिए, मतलब 0.1 मोलर मैग्नीशियम आयंस इंटू 3, 0.3 मोलर मैग्नीशियम आयंस निकल गए इसमें से, और 0.4 फॉस्फेट, कितने 2 हैं ये, राइट। तो 2 इंटू 0.1 तो 0.5 मोलर, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा।